गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पहलवान की ढोलक जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित स्टोरी है, इसका हम लोग अगला भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार श्यामनगर गांव में दंगल देखने के लिए लुट्ठन सिंह पहलवान आता है और वहीं एक चांद सिंह यानी शेर खां की उपाधि से विभूषित एक चांद सिंह नाम का एक नामी पहलवान था। उसको लुट्ठन सिंह ने जो है वह ललकार दिया कि एक उसको निमंत्रण, खुली चुनौती दे दी कि मैं उससे युद्ध करने के लिए, मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी राजा विचार कर रहे थे कि उसको जो है शाही पहलवान के रूप में विभूषित किया जाए, किसको? शेर खां को यानी चांद सिंह को। और ऐसे समय में लुट्ठन सिंह के द्वारा ललकारना एक जो है पूरी सभा में एक कोलाहल जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। तो आइए हम अब इसके आगे की कहानी जो है पढ़ते हैं। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली सी मच गई, मतलब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया कि अरे ये क्या। अभी तक सब लोग अपने में मेला देखने में, सब लोग अपने अपने चीज, पसंद की चीज देखने में व्यस्त थे और ऐसे समय में इतने आश्चर्यजनक बात हो गई कि देखो ये चांद सिंह को इसने ललकार दिया, चांद सिंह से ये लड़ने के लिए तैयार हो गया। पागल है, पागल, मरा ये। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना भी चालू कर दिया कि बस करो, ये तो एक नंबर का बावला है, पागल है, इसको तो मरना तय है, ये पक्का मरेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। मरा मरा लोगों ने पहले ही साबित, लोगों ने पूरी तरह से कह भी दे डाला कि हाँ बस करो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, पूरी तरह से ये पागल हो चुका है, अब तो इसका मरना तय है। पर कुछ लोग उसके पक्षधर भी थे, कुछ लोग उसकी जो हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि देखो कितना अच्छा, मतलब उसके अंदर कितनी शक्ति है, जानता है कि इतना नामी पहलवान है, कितना शक्तिशाली है, उसके बावजूद भी यह इससे लड़ने के लिए तैयार है। तो लोग उसके हिम्मत की सराहना कर रहे थे। तो दो कुछ पक्ष ऐसे थे जो चांद सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ पक्ष ऐसे थे जो लुट्ठन पहलवान को सपोर्ट कर रहे थे, कि दोनों के पक्षधर जो अलग अलग गुटों में बट गए थे। रे बहादुर लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलाकर और बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। मतलब कि जब लुट्ठन सिंह के निमंत्रण पर चांद सिंह ने उसके ऊपर पहले तो मुस्कुराया, फिर झपट्टा मारा लड़ने के लिए। तो जब लड़ाई आरंभ हो गई तो कुछ लोग चांद सिंह के पक्षधर हो गए और कुछ लोग जो थे वो लुट्ठन सिंह के पक्षधर हो गए। अब ऐसे समय में लड़ाई जो है एकदम अपनी पराकाष्ठा पर थी और इसी समय राजा साहब ने लड़ाई बंद करवा दी। राजा साहब ने कहा कि अभी यह, इसकी आयु भी इतनी नहीं है और यह इतना नामी पहलवान है, इसके साथ जो है कोई मैच नहीं होगा। कोई एक अच्छे तरह से, जो युद्ध की भी अपनी एक नीति होती है, युद्ध का भी एक अपना तरीका होता है कि किस समय किस व्यक्ति के साथ कैसे युद्ध करना, उसका भी अपना एक नियम होता है। तो राजा ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी आयु कम है, तो लो ये पैसा, और बहुत ही तुमने हिम्मत की बात की है, और लो ये पैसा, 10 रुपए लो, जाओ तुम मेला देख करके चले जाओ और ये युद्ध करने की इजाज़त यानी मल्लयुद्ध, कुश्ती करने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो पूरी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जनता सब एक दूसरे को देखने लगी, कोलाहल समझने लगा कि अरे ये क्या, इतना रुचिकर, इतना आनंदप्रद जो हमें दृश्य देखने को मिल रहा था, राजा साहब ने हमें देखने नहीं दिया, अब क्या होगा। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तो नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। लेकिन जो लुट्ठन पहलवान था, वो उसने जिद कर ली थी, उसने ठान रखा था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मुझे लड़ना है तो लड़ना है। तो उसने राजा से अनुमति मांगी कि राजा जी मुझे आज्ञा दीजिए, हे महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं चांद सिंह से युद्ध करूं और अपनी जो शक्ति है, अपना जो सामर्थ्य है, अपना जो पौरुषत्व है, उसको मैं साबित कर सकूं। तुम पागल हो, जाओ। राजा ने भी कहा, अरे भी कम उम्र है, ना समझ है। तो राजा ने समझाते हुए, चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम, हम समझ गए तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम जाओ।
मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं लड़ने चला है। जो राजा के और सिपाही थे, सभासद थे, मैनेजर थे, तरह तरह के उस पर आक्षेप लगाने, तरह तरह की उसको बातें कहने लगे, तरह तरह के उसको जो है हतोत्साहित करने लगे कि अभी इतना अदना सा छोटा सा बच्चा है, शरीर में मांस आया नहीं, अभी जो है पहलवानी का गुर सीखा नहीं और चले आए दंगल में, चले आए रणभूमि में युद्ध करने के लिए। तो तरह तरह की बातें जो है लोग कहने लगे। जो मैनेजर साहब से लेकर सिपाही सब लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया कि राजा की बात, अभी भी टाइम है, राजा की बात मान लो और चले जाओ यहाँ से, यहाँ आकर के अनावश्यक तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारे शरीर में इतनी सी तो जान है और आए हो युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए आप यहाँ पर आ गए हो। तो बहुत प्रकार तरह तरह से लोगों ने जो लुट्ठन सिंह था, लुट्ठन सिंह पहलवान था, उसको समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दुहाई सरकार, हे सरकार मेरी बात को सुनिए और उस पर गौर करिए। पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। वह राजा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नत करने लगा, राजा से प्रार्थना करने लगा कि राजा महाराज मुझे अनुमति दीजिए, अगर आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो यहाँ जो पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर पर मैं अपना सिर पटक पटक करके मैं क्या करूँगा, अपना जो है जान दे दूंगा। तो इस प्रकार जो है राजा से वह करबद्ध प्रार्थना करने लगा। भीड़ अधीर हो रही थी। अधीर मतलब जो भीड़ थी, जो लोग जनमानस जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, धीरे धीरे उनका जो धैर्य था वो जवाब देने लगा। सबके मन में एक उत्सुकता थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला, इस तरह का भाव लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा था। पंजाबी पहलवानों की एक जमात क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही थी। जो चांद सिंह के पक्षधर थे वो हर प्रकार से चांद सिंह का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि ये बेवकूफ़ है और ये लड़ने आ रहा है, और तरह तरह उसको गालियां दे रहे थे कि शरीर में शक्ति नहीं और लड़ रहा है और उसको तो छोड़ देना चाहिए ताकि चांद सिंह इसको पटक पटक करके इसकी चटनी बना दे। तो तरह तरह से उसको अलग अलग भाषा में इसको गालियों से नवाजा जा रहा था। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्ठन के पक्ष में चिल्ला उठता, उसे लड़ने दिया जाए। कुछ जो पंजाबी जमात के लोग थे वो चांद सिंह के पक्षधर थे, और जो कुछ ही मात्र लोग थे जो लुट्ठन सिंह के पक्षधर थे। तो लुट्ठन सिंह के पक्षधर होने का कुछ कारण, क्योंकि लुट्ठन सिंह को कोई उतना जानता नहीं था। लुट्ठन सिंह के कुछ जो पक्षधर थे वो इसलिए थे कि उन्हें आनंद मिलता कि दो चांद सिंह और लुट्ठन सिंह में जब लड़ाई होगी तो हम लोग आनंद की अनुभूति करेंगे। तो इस प्रकार जो है दो पक्ष के रूप में एक चांद सिंह के कुछ पक्षधर हो गए और कुछ जो है इनका लुट्ठन सिंह के पक्षधर हो गए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। चांद सिंह दंगल के जो मैदान था वहाँ खड़ा होकर के अनावश्यक हंसने का प्रयास कर रहा था कि बिना मतलब वो यहाँ पे खड़ा है और जो है ये अदना सा इतना छोटा, इसमें क्या है, मैं तो इसको क्या है मक्खी के मच्छर के बराबर मसल करके रख दूंगा, और ये आया है मुझसे युद्ध करने के लिए। तो मन ही मन हंसे जा रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी के शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को जानता था कि जब पहली बार युद्ध प्रारंभ हुआ था, जब पहली बार चांद सिंह ने पहलवान लुट्ठन पर जब झपट्टा मारा था, तो अपने शक्ति का परिचय लुट्ठन सिंह ने भी दिया था। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि कहीं हारने का तो प्रश्न नहीं था चांद सिंह के मन में, लेकिन ये जरूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो युद्ध होगा वो युद्ध थोड़े कांटे की टक्कर जैसा भाव आएगा, ये आसानी से युद्ध जो है समाप्त होने वाला नहीं। एक मन कहता कि अरे इसमें क्या है, एक चुटकी भर मसल करके मैं इसको हटा दूंगा, और फिर एक मन में भाव आता नहीं ये भी जो है ताकतवर है, इसमें भी शक्ति है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये पटखनी दे दे। तो बार बार उसके मन में इस तरह के विचार आ रहे थे और वह खड़ा खड़ा उसी स्थान पे खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। बेबस होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। फाइनली जो है अंततः राजा हार मान ली। महाराज ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारी इच्छा है, लड़ना चाहते हो तो जाओ लड़ो।
बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, फिर बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि अरे देखो चांद सिंह को जो है लुट्ठन सिंह ने चुनौती दे दी, अरे देखो चांद सिंह को लुट्ठन सिंह ने चुनौती दी दी। तो यह बात पूरी गांव में एकदम आग की तरफ फैल गई। सब लोग सब काम धाम सब कुछ छोड़ करके सब लोग दंगल के किनारे दंगल के पास बैठ गए कि देखा जाए कि इसका क्या नतीजा निकलता है। कोलाहल बढ़ गया, मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े, चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। देखो चांद मतलब बहुत ही फेमस था, बहुत पॉपुलर था, तो सब लोग ये देखने के लिए कि चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, किसके साथ हुई, चलो देखा जाए। चिट्ठा गिड़धा चट्टा गिड़धा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। मतलब जो युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो एक जो ढोल की आवाज थी वो ढोल की आवाज अब बजना शुरू हो गई। मतलब एक व्यक्ति था वो ढोल बजा करके इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था, उस युद्ध में एक उत्तेजना का संचार कर रहा था। धाक धिना अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ढोलक की आवाज थी वह तो जैसे ढोलक बजाई जाती है उसी तरह से ढोलक की आवाज निकल रही थी। ढोलक की आवाज में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं था, लेकिन जो लुट्ठन सिंह था उसने ढोलक की आवाज को, ढोलक की जो धुन थी उस धुन को अपने अनुरूप बनाया। उस ढोलक की आवाज को उसने अपने अनुरूप बनाकर समझने का प्रयास किया कि यह ढोलक क्या कह रही है, इस ढोलक की आवाज मुझे किस प्रकार प्रेरित कर रही है। तो उसको उस ढोलक की आवाज को लुट्ठन सिंह ने अपने अनुरूप समझा, उसका अपनी भावना के अनुरूप उसका अनुवाद किया, अपने अनुरूप उसको समझा और उस हिसाब से उसके अंदर एक अलग सी चेतना जो है, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई। तो आवाज, ढोलक की आवाज क्या आती, धाक धिना धाक धिना धाक धिना, लेकिन वो क्या समझता, वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया, लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया। जो लुट्ठन सिंह था उसको चांद ने क्या किया, तो लुट्ठन सिंह को खूब कस के दबा लिया, क्योंकि वो बहुत नामी पहलवान था, उसको पहलवानी के हर गुर पता थे कि कैसे लड़ी जाती है। यह तो अभी अदना सा छोटा सा पहलवान था, उसने अभी सीखा भी नहीं था पहलवानी क्या होती, अभी तो उसने कदम रखा था। अरे गया गया, पूरा गांव, पूरे जो सारे लोग थे सब लोगों ने कह गया ये तो गया, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। दर्शकों ने तालियां बजाई, लोग वहां प्रोत्साहित, चांद सिंह को प्रोत्साहित करने लगे। उसको तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा जो थी, पूरे जो लोग थे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो दंगल का जो माहौल था पूरा एकदम और ऊर्जा उत्साहवर्धक हो गया और ज़्यादा एनर्जी उसमें आ गई। हलवा हो जाएगा, लोगों की प्रतिक्रिया थी, अरे अब तो ये गया और ये हलवा हो जाएगा। हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा हूँ बच्चू। वो एक तरफ चांद सिंह पहलवान को दबाए हुए है और इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है कि मैं शेर का बच्चा हूँ, शेर खाना शेर का बच्चा हूँ और मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे समझ रहे हो बच्चू, और मैं शेर का बच्चा हूँ। तो इसी प्रकार फिर ढोल की आवाज़ फिर उसको सुनाई देती है, चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा। तो उसका पहलवान जो लुट्ठन सिंह है उसने अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयास किया कि ये ढोल मुझे प्रेरित कर रही है, ढोल मुझे कह रही है क्या, मत डरना मत डरना मत डरना। ढोल की आवाज़ क्या आ रही है, चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा। तो इसका क्या अर्थ लगाता है, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्ठन की गर्दन पर केहुनी माने ये हिस्सा, केहुनी का अर्थ होता है जो हाथ के जो नीचे का हिस्सा होता है उसको केहुनी। तो केहुनी लगा करके चांद को चित्त करने की कोशिश कर रहा था, चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था, मतलब चांद जो है लुट्ठन पहलवान को चित्त करने का प्रयास कर रहा था। तो उसकी जो जमात के लोग थे वो भी उसको उत्साहित कर रहे थे। वहीं दफनादे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। तो चांद सिंह का जो गुरु था बादल सिंह, उसने चांद सिंह को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम मेरे अच्छे शिष्य हो और इसको यही दफना दो, मतलब इसको यही मार दो। इसको बहुत जोश चढ़ा था तुमसे युद्ध करने का,
तो इसको इसका सारा जोश जो सारा घमंड है, इसका सारा घमंड यही चूर कर दो। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, मतलब पूरी तरह से वो एकदम अंदर से डरा नहीं था, लेकिन पूरी उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। आंखें बाहर निकल गई थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, पूरी तरह से राजा के पक्षकार भी चांद सिंह के पक्ष में थे, और जो और सारे गांव के और सारे लोग थे, जमात के लोग थे, वो भी चांद सिंह के पक्ष में थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे, और जो 2-4 लोग लुट्ठन के पक्षधर थे भी, वह लुट्ठन की ऐसी दशा देख करके उन लोगों ने भी अपना पक्ष चांद सिंह की ओर बदल लिया। उनका भी समर्थन चांद सिंह को प्राप्त हो गया। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। तो उसके केवल लुट्ठन सिंह के पक्ष में केवल एक ही व्यक्ति था, वह थी ढोल। ढोल की आवाज को वह अपना गुरु मान करके उससे वो प्रेरणा ले रहा था, उस अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। उसी ढोल से एक आवाज आई, उसको लुट्ठन ने अपनी भाषा में बदला, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। लुट्ठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा है, दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। तो लुट्ठन सिंह को धुन बज तो कुछ और रही थी, लेकिन उसको सुनाई कुछ और आवाज सुनाई पड़ी। लोगों के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। लुट्ठन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। अभी पूरी तरह से जो पलड़ा था वो पूरी तरह से पलट गया। वाह वाह मिट्टी के शेर। अभी उसके साथ कोई नहीं था, अभी उसका समर्थन करने वाला केवल एक ढोल था, लेकिन जैसे ही उसने चांद सिंह को पटका तो पटखनी देने के लिए वो आगे बढ़ा, या उसका जो गर्दन, चांद सिंह का गर्दन लुट्ठन के बाजू में आया। कुछ लोग उसके पक्षधर तुरंत ही अपना पलड़ा बदल दिया और कहने, वाह मिट्टी के शेर, वाह मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। जनमत माने लोगों की सोच। इसीलिए कहा गया है, समर्थ के नहीं दोष गुसाई। जो व्यक्ति समर्थवान होता है उसमें कोई दोष नहीं लगता है। जब तक वह कमजोर था, अदना था, दबा हुआ था, तो तब तक लोग उसका विरोध कर रहे थे, और जैसे ही उसने उस चांद सिंह को पटकनी दी, जनमत धीरे धीरे बदलने लगा, लोग उसके पक्षधर होने लगे। इसी प्रकार मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा था। चटाक चढ़ा, उठा पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित करो। लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। शेर खां का बच्चा, जिसको राजा अपने दरबार में शाही पहलवान के रूप में रखने की बात सोच रहे थे, वह यहाँ चित्त पड़ा, जमीन पर रो रहा था। धा गिरधा, वाह बहादुर। जो ढोल की आवाज थी, वो पहलवान अपने हिसाब से उसको अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए समझ रहा था कि जो ढोल है उसको अभिवादन कर रहे कि वाह बहादुर, तुमने आज अपनी मिट्टी की लाज रख ली। जनमत यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय, महावीर की जय, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। मतलब अंततः सब लोग एक भगवान के जो जिस देवता में रुचि रखता था, स्तुति करता था, उस देवता की जय करने लगे। कुछ ने राजा की जयकार की। इस प्रकार पूरा माहौल जो है जय जयकार से गूंज पड़ा। लुट्ठन कूदता फादता टाल ठोकता पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि ये एक ढोल मात्र ही थी जो शुरू से लेकर अंत तक उसके पक्षधर थी। अन्यथा पूरे जो उसके पक्ष में भी लोग थे, वह भी उसके विरोध में, उसके विपरीत हो गए थे। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर ने आपत्ति की, हे अरे
मैनेजर ने कहा देखो राजा साहब इनके कीमती कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैनेजर ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अत्यधिक उत्साहित होने के कारण, लुट्ठन सिंह अत्यधिक खुश होने के कारण वो आओ मैं दिखाता हूँ राजा जी को गले लगा करके, और पूरा अपने मिट्टी से पूरे शरीर से सना, मिट्टी से सना हुआ शरीर राजा के कपड़े पे, अच्छे सुंदर कपड़े पे उसने पोत डाले। किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लेकिन राजा ने भी उसको किसी प्रकार का, इस प्रकार का गंदगी की बात ना सोच करके, इस तरह की ओछी सोच करके कला को सम्मान दिया। उसके जो अंदर की शक्ति थी, जिजीविषा शक्ति थी, उसके अंदर की जो प्रेरणा थी, उसको सलाम किया और उसको खुद ही राजा साहब ने गले लगा दिया। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी, क्योंकि चांद सिंह रोए पड़ा था, तो उसको उसके जो समूह के लोग थे, उसके पक्षधर जो थे, उसके आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे थे। लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्ठन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्ठन सिंह कहकर पुकारने लगे। मतलब कि वह सिंह तो था नहीं, लेकिन राजा साहब ने उसे नाम दिया लुट्ठन सिंह। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। बहुत से लोग जो जाति के पक्षधर थे, जाति के हिमायती थे, उसने कहा कि यह तो सिंह है नहीं, तो इसको सिंह की उपाधि क्यों दी जा रही है। मैनेजर साहब छत्री थे, क्लीन सेव्ड थे, तो चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह तो अन्याय है। उनकी भाव भंगिमा को, मैनेजर साहब के भाव भंगिमा को बड़े ही अच्छे ढंग से लेखक ने उभारने का प्रयास किया कि किस प्रकार वह अपनी पूरी शक्ति, नाक के बाल निकाल के उसको रगड़ते अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि हाँ सरकार, यह तो अन्याय है। यह जो है, ये कहाँ का ये सिंह है और कहाँ का यह शेर है कि इसको सिंह की उपाधि दी जा रही है। राजा साहब ने मुस्कुराते सिर्फ इतना ही कहा, उसने छत्री का काम किया है। तो उसने कहा, राजा ने कहा, इसका काम ही छत्री का है, इसलिए इसको इस उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो कर्म के आधार पे जाति का जो है रखना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर कर्म का। तो जैसा जैसा व्यक्ति जो ऐसा कर्म करे, उसी के अनुसार उसका जो जाति का बंटवारा होना चाहिए। तो राजा ने स्पष्ट कहा, इसने छत्री का काम किया है, इसलिए इसको सिंह की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो अंततः जब चांद सिंह को पटखनी दे करके जो है अपनी शक्ति का परिचय दिया, तो राजा ने उसको शाही पहलवान के रूप में अपने दरबार में रख लिया। उसी दिन से लुट्ठन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और पौष्टिक भोजन, व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा लिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुहाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। और लुट्ठन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ ऊ, सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी उसके बाद जब उसको शाही पहलवान के रूप में उपाधि मिल गई, तो शाही पहलवान के रूप में राजा के दरबार में रहने लगा। अब ऐसे समय में जितने भी और भी आस पड़ोस के गांव में, शहरों में, जो राज्य में जो भी नामी पहलवान थे, सभी नामी पहलवानों को उसने जो लुट्ठन सिंह था, लुट्ठन सिंह ने पटखनी दी थी, सबको हरा दिया। अब कोई उसके प्रतिद्वंदी के रूप में कोई था नहीं, तो अब इसके पास कोई कार्य था नहीं, तो एक दर्शनीय जीव मात्र बन करके रह गया। उसका खान पान, उसका भरण पोषण सब कुछ करना सब राजा की जिम्मेदारी थी, और राजा के दरबार में वो एक दर्शनीय जीव मात्र बन करके रह गया। तो जब भी कहीं आता जाता, उसका पहनावा, उसकी वेशभूषा, उसकी दहाड़, उसकी बातों को सुन करके लोग कहते कि देखो राजा का शेर बोला, देखो राजा ने इसको शाही जो है पहलवान का दर्जा दिया, देखो वह बोल रहा है। इस प्रकार जो है तरह तरह की बातें जो है उसके बाद जो है
वह एकमात्र दर्शनीय जीव बन करके रह गया। उसके प्रतिद्वंदी में कोई था ही नहीं जिससे वह युद्ध करता, ये लड़ाई करता। तो क्या करता, मेलों में वह घुटने भर तक का लंबा चोंगा पहन अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करके सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आवा 1.5 सेर, और बैठ जाता। तो इस प्रकार उसके जीवन में केवल इसी प्रकार उसका जीवन जो था आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था, आनंद पूर्वक अपना वह जीवन यापन कर रहा था। तो यह कहानी का एक भाग था। इसके आगे की कहानी का भाग जो है हम लोग अगला वीडियो है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद की कहानी आप लोग होमवर्क के रूप में इसके बाद की कहानी अपने शब्दों में इस कहानी को पढ़ेंगे और उस पर इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों का चयन करके, प्रश्नों को लिख करके उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।